चलो जी, वेलकम बैक फॉर अनदर सेशन। आज हम रीडिंग पीटीए करने लगे हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड बैच है जो रीडिंग ए को आज हमें सिर्फ डिस्कस करना है इनके साथ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो लर्निंग के ना दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जब आप किसी भी प्रोसेस को सीख रहे होते हो कि वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह लर्निंग में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई पेपर है, वो एग्जाम्स है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को आप सीखते हैं। सेकंड लर्निंग फेज होता है जब आपने वो पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो आप उसका पीटीए करते हैं, जिसे पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कहते हैं। उस टेस्ट का आप एनालिसिस करते हैं कि जो आपने तरीका सीखा था उस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया तो आपके कितने नंबर आए, कितनी इंप्रूवमेंट आई। ठीक है, या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने ठीक किए, कौन कौन से स्टेप्स आपने गलत किए, और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जहां अगर आप काम करें तो आप अपने मार्क्स को और अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज तो करने की मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ स्ट्रेटजीज ज्यादा बेहतर लगती हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ स्ट्रेटजीज ज्यादा बेहतर लगती हैं। तो पीटीए का मकसद एक ये भी होता है कि जो स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं, जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, क्या वो आपको इफेक्टिव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप किसी और स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें या किसी और जो स्किल है उसको सीखें, ताकि इसको अच्छी तरीके से आप एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा बैच है इसमें से किसी भी स्टूडेंट ने हमारे साथ वो जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं उसकी स्क्रीनशॉट्स नहीं शेयर किए, तो मैंने ये ऑलरेडी जो प्रीवियस पेपर लोग करते हैं उनके डेमो साथ अटैच कर लिए ताकि आपको दिखा सकूं कि देखें जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वो एक तो ओईटी स्टैंडर्ड का पेपर इस तरह होता है। ठीक है, सेकंड आप जब अटेम्प्ट करते हैं तो लेड पेंसिल से आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थर्ड चीज जो है कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसके आंसर्स जो होते हैं ना, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये आंसर काफी लेंथी है। ठीक है, इस आंसर्स को उन्होंने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह वर्ड्स के अंदर लिखा है। ठीक है, और जैसे कि मैंने सिखाया था कि ओईटी का जब आप पेपर करते हैं तो तीन से ज्यादा सेंटेंस का वर्ड्स का आंसर नहीं होता। ठीक है, सेकेंड, एक गलती क्या की है कि उन्होंने एक खाली जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, तो आपने अपने पेपर में कोई भी खाली जगह छोड़ के नहीं आनी, आपने अपनी क्लिनिकल जजमेंट से, अपनी क्लिनिकल नॉलेज से जो भी जवाब आपको बेस्ट सूट करता हो आपने उसके अंदर लिख के लाजमी आना है। ठीक है, अब हम आते हैं। ठीक है, ये एक पेपर था, एक ये पेपर था। ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी वैसे मैंने यूट्यूब। अच्छा, आज जिस पेपर को हमने डिस्कस करना है इस बैच के साथ वो पेपर है एक्नी। ठीक है, ये रीडिंग ए का एक पेपर है जिसके अंदर टॉपिक एक्नी है। ठीक है, और हमने इस पेपर को ना स्क्रीनशॉट्स के साथ मैंने एडजस्ट किया ताकि आपके साथ डिस्कस कर सकूं कि जब भी आपके सामने पेपर आता है तो देखें आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है पेपर का। ठीक है, आपने सबसे पहला काम क्या करना था, आपने स्किमिंग करनी होती है। ठीक है, पहला स्टेप क्या रहता है आपका, स्किमिंग। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्ने इज अ कॉमन स्किन कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, मोस्ट पीपल में लिखा हुआ है एट सम पॉइंट। इसके अंदर होता क्या है, इट कॉजेज, काव क्या करता है, स्पॉट्स करता है, ऑयली स्किन करता है, समटाइम दैट हॉट और पेनफुल टच भी ऐसे होता है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि कॉमन मोस्ट कॉमनली डेवलप्स ऑन दी, किस जगह पे होता है। ठीक है, एक्ने उधर तीन पॉइंट्स है, फेस है, बैक है और चेस्ट है। ठीक है, ये मैं स्किमिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है जी, सिक्स मेन टाइप्स ऑफ स्पॉट्स है। ठीक है, यहाँ पे स्पॉट्स की बात हुई है। स्पॉट्स में बस जनरली देख लेता हूँ, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, पेपुलस हैं, पस्टल्स हैं। ठीक है, नूडल्स हैं, सिस्ट है, सारों को मैंने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे पता चल गया कि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है। ठीक है, ओवरव्यू है एक्नी का। ठीक है, ये मैं इधर हेडिंग लिख सकता हूँ। सही है, मैं इधर से लिख सकता हूँ कि ओवरव्यू ऑफ एक्नी या डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्नी। ठीक है, जब आपने रियल पेपर सॉल्व करना है तो अगर आपके पेपर के अंदर कहीं टॉपिक नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से भी इस तरह टॉपिक बना के लिख सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ को हम देखते हैं तो उसमें देखें लिखा है कि क्या है? अच्छा, सेकंड जब हम पैराग्राफ को देखते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने लिखा कि एक्ने इज अ वेरी कॉमन
टीनेजर एडल्ट में होता है, ठीक है। एक्ने इज द मोस्ट कॉमन इन, ठीक है। अब ये उसकी जो है परसेंटेजेस लिखी हुई है, ठीक है। 11 to 13 लिखा हुआ है एज, 14 to 17 एज लिखा हुआ है, 16 to 19 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम आगे जाके देखते हैं, ये इस तरह स्कीमिंग करनी है आपने, विद इन सेकंड्स आपने मूव करना है, ठीक है। मिड 20s लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफन डिसअपियर, जब बंदा मिड 20s के अंदर आता है। और फिर 3% ऑफ एडल्ट हैव एक्ने ओवर द एज ऑफ 35, ठीक है। जीपी के बारे में लिखा हुआ है कुछ, सही है। एक्सप्लेनिंग योर फेस, डिफरेंट बैक हेयर्स, ठीक है, सच एज, जितने भी उसकी आगे उन्होंने वो लिखा है डिफरेंट टाइप्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, स्पॉट्स हो सकते हैं, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, सौर हो सकते हैं, ठीक है। फिर हो सिवियरिटी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रीटमेंट जो सिवियरिटी पे डिपेंड करती है कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे हुई, ठीक है। फिर आगे सिवियरिटी में इसमें माइल्ड लिखा हुआ है, मॉडरेट लिखा हुआ है, सीवियर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे समझ आ रही है कि इस पैराग्राफ के अंदर जो ओवरऑल बात हुई है वो किस चीज़ की बात हुई है, प्रोपोर्शंस, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शंस इन एज, ठीक है। एज के लिहाज से उन्होंने लिखा हुआ है कि एज कौन सी इफेक्ट होती है उसकी परसेंटेज आप कह सकते हैं लिखी हुई है। सेकंड उन्होंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सिवियरिटी, सिंपल क्लियर, हमारा सामने सामने नजर आ रहा है कि उसने टाइप्स ऑफ सिवियरिटी की बात की है, ठीक होगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ कि हमारे जो दो पैराग्राफ है उसकी हमने क्या की है, स्किमिंग कर ली, ठीक है। स्किमिंग करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। ये थर्ड पैराग्राफ आ गया। अब थर्ड के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे तो सिंपल क्लियर लिखा हुआ है, एक्नी फेस मैप में फेस के ऊपर जिस जगह पे एक्नी होती है उसकी रीजन क्या होती है, ठीक है, वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम इसका लिख सकते हैं, रीजन, रीजन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुअली, ठीक है। जब आपने पेपर सॉल्व करना है तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने हेडिंग्स को लिख सकते हैं। इसी तरह जब फोर्थ में जाते हैं तो फोर्थ और आसान हो गया, यहाँ पे ट्रीटमेंट का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हम रफली देख लेंगे, अच्छा जी यहाँ पे कहाँ पे जिक्र किया है, टॉपिकल का जिक्र किया है, एंटीबायोटिक्स टैबलेट का वुमेन्स का थोड़ा जिक्र हुआ है। फिर उन्होंने बेंजोइल पेरोक्साइड का किया है, टॉपिकल एटनर्स का किया है, टेरेट का किया है। तो मेन मेन हम इधर यहाँ पे ना इस चीज़ को सारा क्या होगा, हम देख लेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। इनके मेन नाम, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये डिफरेंट जो यूनिक नाम है उसको हम क्या करेंगे, कर लेंगे। अब जब इस तरह हमने चारों पैराग्राफ को कर लिया, ठीक है, पहला स्टेप हमारा अचीव हो गया। पहला स्टेप हमारा क्या था, हमारा स्टेप था स्कीमिंग, जो हमने चारों पैराग्राफ को स्कीमिंग कर ली। और मैंने आपको बताया कि इस तरह हम क्या करते हैं कि उनके ऊपर जो होता है हेडिंग्स वगैरह को लिख लेते हैं, हमने हेडिंग्स वगैरह भी लिख ली। अभी ओवरऑल आइडिया होगा कि ये सारी जो पैराग्राफ्स है ये किस चीज़ की हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये क्वेश्चन पेपर आ गया, ठीक है, जब आपका एक स्टेप अचीव हो गया, 2 से 3 मिनट के अंदर आपने इसको अचीव करना है। जब आपने इसको स्कीमिंग को अचीव कर लिया तो सेकंड स्टेप क्या आपका, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो कहते हैं जी कि क्वेश्चन नंबर 8 से मैं पेपर शुरू करता हूँ तो मैं जल्दी अटैम्प्ट कर लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं जी नहीं, जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से पेपर अटैम्प्ट शुरू करता हूँ तो मैं जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने अपनी फिजिबिलिटी देखनी है। एज अ टीचर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें, ठीक है। और लेकिन अगर आपको जो फिजिबल लगता है कि जिस तरह आप अपना अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हैं, आप दोनों स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आपने कोशिश क्या करनी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमें याद था कि यहाँ पे सिर्फ हमने टेक्स्ट का नाम लिखना है, ठीक है। जिस पे टेक्स्ट का हमने सिर्फ खाली नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट फॉर एक्ने लिखा हुआ है। तो हमें याद था कि ट्रीटमेंट फॉर एक्ने जो है फोर्थ पैराग्राफ में जिक्र हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डी, ठीक है। वेरी गुड, इस पे आपने क्या करना है, सिंपल डी। अब हम ये देखते हैं, इसमें जॉ लाइन और चिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जॉ लाइन और चिन को अगर आप याद हो तो हमने इसमें जब स्कीमिंग कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो पैराग्राफ सी है, ठीक है, पैराग्राफ सी है उसके अंदर ये पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम आया था, तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा सी, ठीक है। दैट्स इट।
उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन को देखें, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये पेपर मैं इसलिए अटेम्प्ट कर रहा हूँ ताकि जब आपको ओईटी स्टैंडर्ड का पेपर दिया जाए तो आप थोड़ी सी आप फेमिलियरिटी डेवलप भी हो आपकी, कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, टाइम मैनेज कैसे करना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कौन सी चीज को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमने क्वेश्चन के अंदर वर्ब को देखना था, ठीक है। यहाँ तो ऐसा अभी ट्रीटमेंट का वर्ब आया अभी तक। सेकंड थर्ड में हम देखते हैं, थर्ड के अंदर क्या है कि विच पार्ट्स आर कॉमनली डेवलप एक्नी, ठीक है। कौन से पार्ट है जो डेवलप, यहाँ पे डेवलप का जिक्र हो रहा है कि जहाँ पे एक्नी डेवलप होती है, ठीक है। तो हमें याद होगा कि जब हम स्कीमिंग कर रहे थे तो पैराग्राफ ए के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्नी मोस्टली कॉमनली डेवलप्स ऑन, तो डेवलपमेंट की बात कहाँ पे हुई है, पैराग्राफ ए के अंदर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, ठीक है। ये हमारा आंसर ए आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच पार्ट ऑफ द फेस इज अफेक्टेड विद एक्ने बाय सेल फोन। अब यहाँ पे सेल फोन का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर हमने याद हो कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने के देखे थे, वहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड उन्होंने लिखा हुआ था कि पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ पे वो उसने जिक्र किया, क्वेश्चन में क्या था कि सेल फोन की वजह से कौन इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ इफेक्ट है, यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखे हैं फैक्टर्स जो ना जिसकी वजह से फोरहेड और नोज किसकी वजह से इफेक्ट होता है, वो यहाँ पे स्ट्रेस लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर स्लीप, पुअर डाइट लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपने क्या देखना है अब, सेल फोन को ढूंढना है कि सेल फोन वाला कहाँ है। तो सेल फोन ये वाला आ गया चिक्स। तो ये कहाँ था, सी के अंदर था। हमने सिंपल इसमें क्या लिखना है, हमने यहाँ पे सी लिख देना है, ठीक है। ये हमारा सी हो गया। फिर नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज ऑफन यूज्ड एन अल्टरनेट ट्रीटमेंट फॉर एक्ने, ठीक है। ट्रीटमेंट का जिक्र हुआ है तो ट्रीटमेंट तो सारी हमारी है आईडी के, तो हमें पढ़ने की कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर के अंदर, इतने इजी होते हैं कि आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ कुछ बहुत ज्यादा इजीली डिफरेंस को बता देते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट का ओवरऑल जिक्र ही डी के अंदर हुआ है, तो हमें ज्यादा सोचने की या टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट मूव कर जाना है आंसर लिख के डी, ठीक है। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स का भी हमें याद है कि स्पोर्ट्स का जिक्र भी ए के अंदर ही हुआ था, तो हम ए लिख के आगे चले जाएंगे, ठीक है। हु कैन एडवाइज फॉर माइल्ड एक्ने, एडवाइस कौन कर सकता है माइल्ड एक्ने के लिए, ठीक है। तो इसको हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं, ये कहाँ पे जिक्र हुआ है इसका। एक्ने में कौन एडवाइस कर सकता है, ठीक है। इसमें पैराग्राफ डी के अंदर तो ट्रीटमेंट है, इसके अंदर एडवाइस का जिक्र कहीं नहीं है। ए के अंदर उन्होंने मेन टाइप्स बताई हैं स्पोर्ट्स की, कॉमनली डेवलपमेंट बताई है, डेफिनेशन बताई है, टाइप्स है। तो एडवाइस कौन कर सकता है, जो हम यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है फॉर माइल्ड एक्ने यू शुड स्पीक टू अ फार्मासिस्ट फॉर एडवाइस, ठीक है। एडवाइस के लिए यहाँ पे फार्मासिस्ट को, आप फार्मासिस्ट का जिक्र हुआ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जीपी कैन डायग्नोज एक्ने बाय लुकिंग योर स्किन, दिस इनवॉल्व्स, यहाँ पे ओवरऑल जो एडवाइस का जिक्र है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विच कैन एडवाइस फॉर माइल्ड एक्ने, तो यहाँ पे जिक्र है माइल्ड एक्ने, ये हमारे कीवर्ड है माइल्ड एक्ने, और यहाँ पे एडवाइस है। तो फार्मासिस्ट एडवाइस कर सकते हैं, इसलिए ये कौन इसका जवाब बन जाएगा पैराग्राफ बी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको रैशनल देता हूँ, आपको रैशनल बताता हूँ कि क्यों मैं कहता हूँ कि आप 1 to 8 क्वेश्चन को करें। देखिए, जो 8 to 15 क्वेश्चन है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़े से ज्यादा ट्रिकी होंगे, थोड़े से ज्यादा टफ होंगे, ठीक है। तो अगर आप टफ क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे तो आप, अगर टाइम जाया हो जाएगा तो आप प्रेशर के अंदर आ जाओगे, और जब आप प्रेशर के अंदर आ जाओगे तो फिर प्रेशर में आप ज्यादा गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 8 से 10 तक, अभी 8 से 12 तक 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किया और पीछे 5 मिनट रह गए, तो अब आपके माइंड के अंदर क्लिक हो रहा होगा कि मेरे भी कितने क्वेश्चन पड़े हैं, 7 और 5 12 क्वेश्चन पड़े हैं और टाइम मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, और उस प्रेशर के अंदर आप ज्यादा गलतियां करेंगे। लेकिन अगर आप 1 to 7 क्वेश्चन शुरू में करेंगे तो एक तो वो क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व होते जाएंगे, जैसे आपने देखा कि पैराग्राफ को चूज करके लिखना है बस, तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको बगैर पढ़े भी मिल जाते हैं और कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आपने जब पैराग्राफ वाले आंसर पहले कर लिए तो एक तो आपको ये फायदा हुआ कि आपने जल्दी से 2 से 3 मिनट के अंदर 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। सेकंड एडवांटेज क्या होगा कि आप बहुत सारे पैराग्राफ से और फेमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन जो स्किम की है उसको स्कैन कर रहे होंगे, ठीक है, तो स्कैनिंग के दौरान और पैराग्राफ के साथ आपकी फेमिलियरिटी हो जाएगी, आप और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप, कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, हैजिंग वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आगे 8 से लेके 20 तक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव मूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है, हु कैन, कौन है जो डायग्नोज कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को आसान लफ्जों में समझना है सबसे पहले, ठीक है। टिप क्या है ओईटी के अंदर कि आपने क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी से बना के लिखे होते हैं। जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर ढूंढना तो देखिए आपके सामने पैराग्राफ पड़ा हुआ है, उसी में से आपने ढूंढना है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु कैन डायग्नोज एक्ने बाय लुकिंग एट द स्किन, कि स्किन को देख के कौन एक्ने को डायग्नोज कर सकता है, उसका नाम क्या है, ठीक है, वो क्या प्रोफेशन का मालिक है। हमने कोई पर्सन का नाम लिखना है, हु से 5 Ws मैंने आपको बताए थे, मैं आज भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि 5 Ws क्या होते हैं। तो 5 Ws को अच्छी तरह समझें। अब वो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमने कोई पर्सन ढूंढना है, ठीक है। तो जब हमने पर्सन ढूंढना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सोचेंगे कौन से पैराग्राफ में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पैराग्राफ ए के अंदर तो ओवरऑल उन्होंने सिर्फ टाइप्स और साइट्स का जिक्र किया है। तो यहाँ पे जब हम स्कीमिंग कर रहे थे तो हमने यहाँ पे एक जगह पे नोट किया था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन्वॉल्विंग दिस इन्वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे लिखा जीपी कैन डायग्नोज एक्ने बाय लुकिंग एट योर स्किन, ठीक है। इधर क्या लिखा है, बाय लुकिंग एट योर स्किन। तो यहाँ पे जीपी जो है, आ जीपी, ठीक है, ये हमारा आंसर है। जीपी क्या होता है, जनरल फिजिशियन, ठीक है। तो वो कहता है कि जनरल फिजिशियन जो है वो आपको डायग्नोज कर सकता है एक्ने आपकी स्किन को देखने के बाद, सही है, बाय लुकिंग एट द स्किन। तो ये हमारे कीवर्ड्स है जहां पे हमने डायग्नोज को देखा, क्यों डायग्नोज की बात हो रही है, और कौन कर सकता है हमें ये ढूंढना बस। और पैराग्राफ में इजीली हमें यहाँ पे मिल जाता है कि जो जीपी होते हैं वो डायग्नोज करते हैं बाय लुकिंग एट योर स्किन, ठीक है। इसमें देखें कि बहुत ज्यादा पैराफ्रेसिंग नहीं की हुई, सिनोनिमस लैंग्वेज नहीं है, सिंपल सिंपल स्ट्रेट स्ट्रेट से आंसर थे। जस्ट इसलिए ये सिंपल पेपर था कि ताकि आप फेमिलियर हो सकें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, और आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और फिर पैराग्राफ को डिसाइड कैसे करना है, ठीक है। पैराग्राफ जब आप सही डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आपका टाइम बच जाता है और आप जल्दी से इंफॉर्मेशन को लोकेट कर लेते हैं। पैराग्राफ डिसाइड करना आसान कब होता है, जब आप पैराग्राफ के टॉपिक्स बना लेते हैं, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ट्रीटमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सीबम, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, हैजिंग वर्ड्स, जो हमें हेल्प करते हैं कि हमने पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन कहाँ ढूंढनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ढूंढनी है, असल में क्या है, ट्रीटमेंट ढूंढनी है। और वो ट्रीटमेंट क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, हेल्प हमारा वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। हेल्प कर रही है रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सीबम, ये हमारे पास सेकंड कीवर्ड मिल गया, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने वो ट्रीटमेंट ढूंढनी है जो रिड्यूस कर रही होगी प्रोडक्शन ऑफ सीबम, जहां पे सीबम का जिक्र होगा और वहां पे जो ट्रीटमेंट का नाम दिया होगा हमने वो ट्रीटमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात आ रही है तो ऑब्वियसली हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव टू पैराग्राफ डी, ओके। हम पैराग्राफ डी पे जाएंगे। पैराग्राफ डी में हम देखना सीबम का जिक्र कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सीबम हमारा मेन कीवर्ड है जो हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इधर ओवरऑल बिफोर टाइप्स आ गई, यानी ये बेंजो है, बेंजो के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं, ब्लैक हेड वाइट हेड है, बस टॉपिकल के अंदर एक्सपोलोलिटिक का जिक्र है, सीबम नहीं है, अवेलेबल है। कितनी फास्ट देखे मैं मूव कर रहा हूँ, विद इन सेकेंड्स मैं डी पे आ गया हूँ, क्योंकि एक एक लफ्ज को नहीं पढ़ना था। स्कैनिंग के अंदर क्या करना है आपने, एक एक लफ्ज को नहीं पढ़ना, आपने जनरली देखना है कि मेरा जो कीवर्ड है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, और ये ऐसे आप मूव कर रहे हैं अपवर्ड से डाउनवर्ड, ठीक है। जैलिक एसिड आ गया, जैलिक एसिड के अंदर ट्रीटमेंट है कि नहीं है, सीबम का जिक्र नहीं है। डेड आ गया, बैक्टीरिया, ब्रेस्ट फीडिंग प्रेग्नेंट वुमेन और यूजुअली एडवाइज एंटीबायोटिक, एरिथ्रोमाइसिन आ गया। देखिए अब मैं और वर्ड्स को पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे एरिथ्रोमाइसिन इधर नजर आया, ब्रेस्ट फीडिंग नजर आया, ये ऐसे कीवर्ड है जो आगे जाकर आपको हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ को साइनोलोजिस हार्मोनल ट्रीटमेंट दैट कैन यूज सीवियर एक्ने डज नॉट रिस्पॉन्ड, ये आ गया रिडक्शन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सीबम। तो ये मेरा कीवर्ड आ गया जो मेरा क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड था, ठीक है। अब मैंने देखना है कि इधर ट्रीटमेंट का जिक्र कौन सा है, सीबम तो उन्होंने बता दिया कि ये रिड्यूस होता है। अब इट ढूंढना है मैंने, ठीक है, इट क्या है, ठीक है। इट जो है प्रॉपर नाउन है और वो प्रॉपर नाउन किसको हेल्प कर डिफाइन कर रहा है, को
सारोनाडोल, ठीक है। ये जो एक ट्रीटमेंट है, ये जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है, ये इसका नाम है। तो हमने इट कौन सा बन गया, ये बन गया। तो इस मीन कि ये जो ट्रीटमेंट है, ये सीबम की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, को सायरोनाडोल, ठीक है। तो हम सिंपल इधर वो आंसर लिख देंगे, सिर्फ सिंपल इतना ही नाम, इस ट्रीटमेंट का नाम हम, सॉरी, इस ट्रीटमेंट का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे आते हैं, विच एज ग्रुप ऑफ अडल्ट हैव 3% एफिनिटी। देखिए अगर आपने स्कीमिंग ठीक की होगी तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है, मेन आपने कीवर्ड ढूंढना है। यहाँ पे देख रहे हैं आपके विच, ठीक है, तो ग्रुप का नाम होगा, नंबर होगा कोई, ठीक है। एज ग्रुप हमने ढूंढना है कोई, ये हमने ढूंढना है। और हमारा कीवर्ड क्या है, कि जहाँ पे 3% ऑफ एक्ने का जिक्र हुआ होगा। तो हम मूव करेंगे, हमें याद है प्रोपोर्शन वाला पैराग्राफ हमारा कौन सा था, प्रोपोर्शन वाला पैराग्राफ हमारा बी था, ठीक है। बी के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं 3% का जिक्र आया, ठीक है, 3% का जिक्र आया। और हैव एक्ने ओवर द एज ऑफ 35, ठीक है। हमने एज ग्रुप ढूंढा था, तो यहाँ पे एज ग्रुप क्या है, 35। तो यहाँ पे सिंपल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक बेटा, आपको क्वेश्चन ना है तो अभी पूछ लें। यहाँ तक समझ आ गई आपको, जी ओके ओके। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें हमने देखना है कि फेस इज अफेक्टेड बाय एक्ने इररेगुलर स्लीप। देखिए हमारा मेन कीवर्ड क्या है, इररेगुलर स्लीप। जहां पे इररेगुलर स्लीप का जिक्र होगा, वहां पे हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो हमें याद था, सॉरी, विच पार्ट ऑफ द, तो हमने पार्ट ढूंढना है, वो कौन सा पार्ट ऑफ द फेस है जो इफेक्ट हुआ है इररेगुलर स्लीप के साथ, ठीक है। तो हमारा जो की मेन कीवर्ड्स है वो कौन से हैं, हमने विच पार्ट ऑफ द फेस ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे विच का जिक्र हुआ है, उसमें से हमने पार्ट लिखना है, ठीक है। हमने फेस का वो पार्ट है वो यहाँ पे लिखना है। और दूसरा देखना है कि वो कीवर्ड क्या है, अफेक्टेड है इररेगुलर स्लीप की वजह से, ठीक है। मेन हमारा कीवर्ड क्या है, हमने देखना है कि इररेगुलर स्लीप जहां लिखा होगा वो अफेक्ट कर रहा होगा किसी बॉडी के पार्ट को, उस पार्ट को हमने यहाँ पे लिखना है। अब आप देख रहे होंगे कैसे मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ। देखिए हम नेटिव स्पीकिंग उर्दू में है, तो हमने भी कोशिश करनी है कि हमने अपनी जो उर्दू है, हमने क्वेश्चंस को ऐसे जब पढ़ना है तो उर्दू में समझ लेना है। क्योंकि जब हम उर्दू में इस तरह समझ लेते हैं तो हमारी काफ़ी हद तक हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, और हमें आसानी होती है कि हम जो है ना समझते हुए आंसर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि हमारा हमने इरेगुलर स्लीप को ढूंढना था। तो ये देखें फोर हेड के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है इरेगुलर स्लीप, इट्स मीन कि यहाँ आंसर क्या आएगा, फोर हेड एंड नोज। फोर हेड एंड नोज जो है वो इफेक्ट होते हैं इरेगुलर स्लीप के साथ, सही हो गया। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन में लिखेंगे फोर हेड एंड नोज, ठीक है, सिंपल वही लिख देंगे। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच इज द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या ढूंढना है, जो सीवियर टाइप है, स्पोर्ट्स वाली बात जिक्र हुई है और उसके अंदर कोई सीवियर टाइप है, ठीक है। और वो क्या करती है, कॉज एक्नी की वजह से होती है, ठीक है। वो स्पीयर टाइप जो होती है स्पॉट की, वो किस वजह से होती है, एक्नी की वजह से होती है। तो ओवरऑल पैराग्राफ है ही एक्नी का है। तो हमने क्या ढूंढना है, मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ स्पॉट ढूंढना है कि मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ स्पॉट का है। तो सबसे पहले पैराग्राफ डिसाइड करेंगे। तो पैराग्राफ हमारा, हमें याद है कि पैराग्राफ ए के अंदर जो है वो टाइप ऑफ स्पॉट्स के जिक्र होता है। ये हमारा आ गया टाइप ऑफ स्पॉट्स। तो ये हमारा कीवर्ड मिल गया। देखिए कितना टाइम बच जाता है जब आपने प्रॉपर स्कीमिंग की हो, आपके जहन में याद हो, तो डायरेक्ट आप मूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने स्फीयर टाइप ढूंढनी है कि स्फीयर टाइप का है। तो ब्लैक हेड्स के अंदर कहीं भी स्फीयर टाइप नहीं है, व्हाइट हेड्स के अंदर भी स्फीयर टाइप कहीं भी नहीं है, पेपलस के अंदर भी स्फीयर टाइप कहीं नहीं है, पेस्टल्स के अंदर भी स्फीयर टाइप कहीं भी नहीं है। हम स्फीयर टाइप वर्ड ढूंढ रहे हैं बस। और द मोस्ट स्फीयर टाइप ये आ गए, ठीक है, काज बाय एक्नी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिस्ट। आपने सिंपल आंसर क्या लिखना है इसका, सिस्ट, ठीक है। विच एंटीबायोटिक्स यूजुअली डिवाइस फॉर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये आपको याद होगा जब मैं आपका अभी क्वेश्चन नंबर कोई सीबम ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन था,
उसको मैं चेक कर रहा था, तो तभी मैं देखा था कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली और प्रेग्नेंट वुमेन वाली बात आई थी। ठीक है, तो मैं मूव कर जाऊंगा पैराग्राफ डी के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए ब्रेस्ट फीडिंग और ये वाला। वेरी गुड। तो ये देखिए ये फायदा होता है जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पहले किए होते हैं, तो बहुत सारे कीवर्ड्स आप देख लेते हैं यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग। अब मैंने सिर्फ एंटीबॉडी का नाम ढूंढना है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी का लिखा हुआ है एरिथ्रोमाइसिन। तो मैं कितनी जल्दी स्पीड के साथ यहाँ पे आंसर लिख लूंगा अपना, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, सिंपल आंसर यहाँ पे आएगा एरिथ्रोमाइसिन। आगे लिखा व्हाट टाइप ऑफ स्पॉट विद वाइट टिप इज इन द सेंटर। ठीक है, इन द सेंटर। अब यहाँ पे कोई स्पॉट है जो वाइट टिप के साथ क्या होगा, इन द सेंटर होगा। ठीक है, स्पॉट की टाइप में जाना है, फिर वही पैराग्राफ ए। सबसे पहले हम पैराग्राफ ए चूज करेंगे अपना। पैराग्राफ ए के अंदर ये इन द सेंटर का जिक्र कहाँ पे हुआ है? ये लाइनर है, पॉलीसेल है, फाइनल है, ये सिस्टर। ये देख इन द टिप इन द सेंटर, ये टिप इन द सेंटर। तो यहाँ पे सिंपल हमारा जवाब क्या आ जाएगा, ये वाला। क्योंकि ये टाइप आपने लिखनी है यहाँ पे। हम सिंपल ये टाइप जो है अपने आंसर शीट के अंदर जाके लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। एक्ने इज वेरी कॉमन इन डैश एंड डैश। ठीक है, तो ये भी हमें याद है कि ये हमारा पैराग्राफ ए के अंदर जो है ना, इसका जिक्र है। नहीं, इसका है बी के अंदर। बी के टॉप पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है वेरी कॉमन इन टीनेजर्स एंड यंग एंड एडल्ट। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या आएगा, एंड देखिए यहाँ पे एक हमारा कीवर्ड है। एक और आपको टिप बताता जाऊं इधर, कि मोस्टली जो पेपर होते हैं ना, अगर किसी जगह पे एंड लिखा हो ना, तो आपको आंसर ढूंढना और आसान हो जाता है। क्योंकि जहां पे पेपर के अंदर सेम टू सेम एंड के अंदर आगे पीछे इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, तो वो आपने वही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, जैसे हम इसमें अंदर देखते हैं पैराग्राफ बी के अंदर, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है और एक जगह पे टीनेजर्स है और एक यंगर एंड अडल्ट है। तो हम क्या करेंगे, एंड से पहले टीनेजर्स लिख देंगे और एंड के बाद यंगर एंड अडल्ट लिख देंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 को भी हम समझेंगे। वो पूछ क्या रहा है हमसे, वो कह रहा है कि डैश है वह सिमिलर अपीयरेंस। सिमिलर अपीयरेंस ब्लैक हेड्स जब लिखा होगा और उस वो सिमिलर अपीयरेंस किसी और के साथ कर रहा होगा, जिसके साथ वो कर रहा होगा वो नाम हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके ऊपर जाएंगे, ब्लैक हेड्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ब्लैक हेड्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल ब्लैक जेलिश बम्स दैट डेवलप्स ऑन द स्किन दे आर नॉट फील। ये तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसके अंदर नहीं लिखा। आगे मूव कर जाएंगे। वाइट हेड्स क्या कि हैव अ सिमिलर अपीयरेंस टू ब्लैक हेड। ठीक है, वो कह रहा है कि हैव अ सिमिलर अपीयरेंस टू ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स की तरह इसकी शक्ल सूरत होती है, ये लुक होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, वाइट हेड्स। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो जाएगा वाइट हेड्स। हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया हमारा। चलिए, 17 क्या है, एक्नी ऑफन डिसअपीयर व्हेन अ पर्सन इज देयर इन। ठीक है, कौन सी एज, वो कह रहा है कि कौन सी एज होती है जिसके अंदर एक्ने डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि पैराग्राफ बी के अंदर इसका जिक्र हुआ था। हम जाके तो ढूंढते हैं क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्नी ऑफन डिसअपीयर। एक्नी जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है व्हेन अ पर्सन इज इन देयर डैश। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई एज आएगी या कोई उसकी कह लें कि लुक आएगी या कोई उसकी फेस आएगा, कोई भी फेस होगा उसका, तो हम उसके अंदर देखेंगे इसका आंसर होगा। चले, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि acne is very common teenage 11 to 13 like standard as the most common form of age by most people have an acne disappear. Acne often disappear when a person is in their mid 20s। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, मिड 20s। चल, तो यहाँ पे आंसर हमारा मिड 20s। हम क्या करेंगे, मिड 20 लिख देंगे और हमारा एग्जाम यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है ना आगे जो 3 क्वेश्चन बचते हैं ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, आपने जैसे मैंने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है, क्वेश्चन को समझ किया, आपने ये 3 क्वेश्चंस आपकी असाइनमेंट आपने करनी है और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है
कि आपने इनको लोकेट करना है कि कहाँ से कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड्स आपको कहाँ पे मिले, और आपने उसको सॉल्व किया। ठीक है, हमारा टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो